हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस में 2003 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसमें ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं एंड देखते हैं कि ऐसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हम कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले पॉलिटी का क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वाइल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर एसोसिएटेड विद द कमिटीज ऑफ पब्लिक अकाउंट्स एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स, मेंबर्स ऑफ कमिटी ऑन एस्टेट्स आर ड्रॉन एंटायरली फ्रॉम द लोकसभा। अब ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम्स में प्रीलिम्स में काफ़ी बार आ चुकी है। एंड मेक श्योर करें कि ये सारी जो तीनों कमिटीज़ है, स्पेशली पिछले भी एक यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने अभी 2 वीडियोस पहले देखा कि कमिटीज़ एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो ये तीनों कमिटीज़ को बहुत अच्छे से रिवाइज करें। जो पब्लिक अकाउंट्स है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं एंड एस्टिमेट्स कमेटी हैं, ये तीनों कमिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसमें यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है, जो पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 22 मेंबर्स। 22 मेंबर्स में से जो हमारे 15 मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, 15 लोकसभा, एंड जो रिमेनिंग 7 हैं वो राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। एंड एक चीज़ और, जो एस्टिमेट्स कमेटी है इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, टोटल 30 मेंबर्स होते हैं एंड ऑल आर फ्रॉम लोकसभा। तो ये मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो आपको याद होना चाहिए कि पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्स में दोनों में से लोकसभा और राज्यसभा में से 15:7 के उसमें आते हैं, एक में 15 लोकसभा से एंड 7 राज्यसभा से, जबकि एस्टिमेट्स कमेटी के अंडर 30 मेंबर्स सारे के सारे लोकसभा से आते हैं। जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो और नोट करने वाली है इस पॉइंट में वो ये है कि जो मेंबर्स हैं वो हर साल एवरी ईयर इलेक्ट किए जाते हैं, कैसे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की हेल्प से जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। जो लास्ट पॉइंट है इसमें ये है कि जो चेयरपर्सन है वो लोकसभा स्पीकर जो है वो अपॉइंट करता है, वो इलेक्ट नहीं होता। लोकसभा का जो स्पीकर है वो चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है। तो हमारा पहला पॉइंट कवर हुआ, स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स वर्क्स अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक बात है। जो मिनिस्ट्री हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो सेक्रेटेरियल असिस्टेंस देती है, ठीक है। यहाँ पे समझिए, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस देती है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ हमें जनरली कभी कभी हमसे स्किप हो जाती है, तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो सेक्रेटेरियल असिस्टेंस देती है किसको? कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स को। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट पे आते हैं इस क्वेश्चन के। द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स nominates members of parliament on committees, councils, boards and commissions etc. set up by the government of India in the various ministry। अब ये जो है ये थोड़ा सा डाइसी स्टेटमेंट है, काफ़ी वेग स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पे हम बात करने की सोचे, हम कोशिश करें सोचने की कि बोर्ड्स कौन से, काउंसिल्स कौन से, कुछ मेंशन इतना ज़्यादा किया नहीं गया, थोड़ा वेग है। डेफिनेटली सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द वेरियस मिनिस्ट्रीज दिया हुआ है, बट स्टिल वेग है कि कौन सी कमिटीज, कौन से काउंसिल्स और कौन से बोर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ये हमारी साइट से, हमारी mpa.gov.in की साइट से लिया गया है। आप एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट हमारा वहाँ पे दिया गया है। हमें लगा था ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड काफ़ी वेग होने की वजह से काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था कि यहाँ पे मिनिस्टर की बात हो रही है या किसी और की बात हो रही है, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है या मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट है, काफ़ी वेग स्टेटमेंट लग रहा था हमें। एंड कमिटीज़ कौन सी? पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की बात हो रही है, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में हमने देखा कि कुछ में तो यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, बट यहाँ पे एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है ये हमारी mpa.gov.in में अबाउट अस में जाके देखिएगा तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट ली हुई है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया व्हाट वाज द पर्पस ऑफ विटली कमीशन। हमने पिछले 1-2 सालों में देखा है जो हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो पेरिफेरल इश्यूज पे जाने शुरू हो गए हैं।
हिस्ट्री स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हमारे पेरिफेरल इश्यूज पे जा रहे हैं। अब ये पेरिफेरल इश्यूज स्पेशली अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छे से कवर करें तो हम और ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे विटली कमीशन के बारे में पूछा गया है। जो हमारा विटली कमीशन है ये 1929 में फॉर्म किया गया था टू इंक्वायर अबाउट द एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ लेबर में जो अनरेस्ट था उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशंस में पता करने के लिए हमारा विटली कमीशन फॉर्म किया गया था। ये हमारा बी ऑप्शन ठीक है, टू रिपोर्ट ऑन द एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशंस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है यहाँ पे, इसको बहुत अच्छे से समझें। जो रिकमेंडेशंस थी उसने महात्मा गांधी जी के व्यूज को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। इट सपोर्टेड द व्यूज ऑफ M.K. गांधी एंड काफी सारे लेबर रिफॉर्म्स को भी इन्होंने कमीशन ने काफी ज्यादा प्रस्ताव आगे रखा था। रिपोर्ट जो थी वो 1931 में दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट जो नोट करने वाला है कि जो डेटा कलेक्शन है उस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया था इस रिपोर्ट में, कि कहा गया था कि डेटा कनेक्शन काफ़ी अच्छे से करें। एंड विटली कमीशन का यही इंपॉर्टेंट रोल था। तो एक चीज़ और, विटली को इसके लिए नाइटहुड भी दिया गया था, नाइटहुड रिकमेंड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश की तरफ से, बट विटली डिक्लाइंड इट। तो ये 2 से 3 चीज़ें थी। सबसे पहले हमने विटली कमीशन पढ़ा। हमें विटली कमीशन इजीली रेफरेंस बुक्स में नहीं मिलता है, बट इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है 10-15 साल पहले। तो हमें पता होना चाहिए कि विटली कमीशन जो था इट वाज फॉर्म टू रिपोर्ट ऑन द एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ लेबर, ठीक है। एंड दूसरी चीज हमने इंपॉर्टेंट जो पढ़ी, दैट इट सपोर्टेड द व्यूज ऑफ महात्मा गांधी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल को अगर स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाता है, 2 स्टेटमेंट्स दिए हों, एक स्टेटमेंट की क्या वो लेबर रिफॉर्म से एसोसिएटेड था या नहीं, और दूसरा दैट इट अपोज्ड, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे दी दैट इट अपोज द व्यूज ऑफ महात्मा गांधी। सो ये हमें स्टेटमेंट्स थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये विटली कमीशन क्या था एंड क्या व्यूज रखे थे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफी बार ये आ चुका है, ये रीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस रीजन को बड़े अच्छे से समझें। जो इजराइल पैलेस्तीन का जो इशू है, टाइम एंड अगेन ये न्यूज़ में है, काफ़ी सालों से, कह सकते हैं काफ़ी डिकेड से न्यूज़ में है। एंड यूपीएससी का मिडल ईस्ट इन स्पेशली जो मिडल ईस्ट है मैप, हॉट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है एंड इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीटेडली आता ही रहता है। तो इजराइल हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विद लेबनान, सीरिया, काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे ऑप्शंस है, सिप्रस, टर्की, जॉर्डन। तो आंसर इसका जो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। हम इसमें यहाँ देखते हैं, मैप की हेल्प से समझते हैं, कुछ और भी चीज़ इसमें हम समझेंगे। सबसे पहली जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरेनियन जो हमारी सी है, इसका आउटलेट जो है यहाँ पे लेबनान, इजराइल और इजिप्ट, ये तीनों कंट्रीज यहाँ मेडिटेरेनियन सी में इसकी ओपनिंग है, बट जॉर्डन की ओपनिंग नहीं है। एक चीज़ और, जो गाजा है, एक जोग्राफिकली समझने की कोशिश करें कि अगर हमें नॉर्थ टू साउथ अगर आती हैं कुछ 3 से 4 चीज़ें, लेट्स से आपको ऑप्शन में दिया है गोलन हाइट्स, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये है इंफॉर्मेशन, इसको भी समझ लें, वेस्ट बैंक एंड गाजा। इन तीनों चीज़ों को नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए कहा गया है, तो ये डायरेक्टली हमने नॉर्थ टू साउथ लगाई है, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक और गाजा। ये हमारा गोलन हाइट्स है, इसको अच्छे से देखें, वेस्ट बैंक हमारा यहाँ पे है एंड गाजा हमारा यहाँ पे है। ये तीनों डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं एंड आपको इन तीनों की जगह पता होनी चाहिए कि कहाँ पे है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा यहाँ पे और निकल के आता है, जो हमारा डेड सी है, बाकी वीडियोस में भी ये कवर किया गया है कि डेड सी कौन सी कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो आंसर इज, एक तो जॉर्डन एंड सेकंड इज इजराइल। तो ये हमने 2 से 3 क्वेश्चंस देखे यहाँ पे कि हमारा, और मेन क्वेश्चन हमारा क्या था कि इजराइल हैज कॉमन बॉर्डर्स विद, इजराइल के जो बॉर्डर्स है वो किसके साथ लगते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं, LSJE, लेबनान,
सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट, ये 4 के जो बॉर्डर्स हैं वो इजराइल के साथ लगते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मैप है, इस मैप को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लें कि ये हमारा जो मैप है, और भी अपनी एटलस खोल के देखिए कि एग्जैक्ट जो ये लोकेशन है हमारे वर्ल्ड मैप पे कहाँ फिट हो रही है। मिडल ईस्ट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी रखिए, मैप्स को अच्छे से करिए क्योंकि ज्योग्राफी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आंसर इज ए कि इजराइल हैज कॉमन बॉर्डर्स विद लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन देखा, हमने रिफ्लेक्शन पे एक क्वेश्चन देखा, और एक रिफ्रैक्शन पे भी हमने क्वेश्चन देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंडर ही। ठीक है, तो अब जो आता है वो आता है डिफ्यूजन ऑफ लाइट पे क्वेश्चन, कि डिफ्यूजन ऑफ लाइट जो हमारी एटमॉस्फेयर में होती है वो क्यों होती है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स। अब हम डिफ्यूजन को समझते हैं कि बेसिकली डिफ्यूजन होती क्या है। अगर हमारा ये प्लेन मिरर है, हमारी इमेज यहाँ से आई, ये चली गई, तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्शन। बट लेट्स से ये जो मिरर है, इंस्टेड ऑफ मिरर यहाँ पे एक पेपर है, वाइट पेपर है, तो ये जो इंसिडेंट लाइट है ये यहाँ पे पड़ के काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड करेगी। ओके, दिस इज नॉट अ रेगुलर सरफेस। जब तो रेगुलर सरफेस होगी तो दिस विल बी रिफ्लेक्शन, बट एक पॉइंट विच इज नॉट रेगुलर सरफेस, इस पे पड़ के जब डिफरेंट डायरेक्शंस में एक वो सेम लाइट जो है वो आगे डिफ्यूज होगी, तो दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन ऑफ लाइट। अब ये जो डिफ्यूजन ऑफ लाइट है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसका क्या रीजन है? इसका मेन रीजन है हमारे डस्ट पार्टिकल्स। ओके, तो डस्ट पार्टिकल्स की वजह से जो हमारा डिफ्यूजन होता है एटमॉस्फेयर में, तो ये हमारा बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर। अब इंपॉर्टेंट, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नॉट पूछा है, कहीं आपको याद हो, हाँ ईरान हमारा बॉर्डर करता है, एंड आपने नॉट नहीं पढ़ा एंड आंसर में मार्क कर दिया कि ईरान इज द आंसर, एंड आपने सिली मिस्टेक कर दी डिस्पाइट नोइंग द आंसर टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें कि नेगेटिव में पूछ रहा है या पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द कैस्पियन सी। अब जो हमारा कैस्पियन सी है, इसको ये हमने ऑलरेडी 2 मिनट सीरीज में भी रिवाइज किया था, एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। जो हमारा कैस्पियन सी है, इसके पास 5 हमारी कंट्रीज लगती हैं, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? जो हमारा कैस्पियन सी है, इसके पास कितनी है? टोटल 5 कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर करती हैं। अब वो 5 कंट्रीज को याद करने का क्या तरीका है? तारीख, जो एक्रोनिम निकल के आता है तारीख, हिंदी वर्ड डेट को हम हिंदी में अगर करें तो तारीख। ठीक है, बट एक चीज और, तारीख अगर हमें याद भी रह जाए तो भी बहुत जरूरी है कि हम रिवाइज करें कि हमारा टी से तुर्कमेनिस्तान है एंड ना कि तजाकिस्तान या कोई और कंट्रीज। हम आई से याद रखें कि ईरान है एंड ना कि इराक या कोई और कंट्री। तो तारीख पहले तो याद होना चाहिए कि देर आर 5 कंट्रीज विच बॉर्डर द कैस्पियन सी, एंड इन 5 के अपने एक्रोनिम्स का क्या मीनिंग है वो बहुत जरूरी है जानना। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। सो ये 5 कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस जब हम देखिए कि यस, ईरान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, जो ये तीनों कंट्रीज जो है हमारी कैस्पियन सी को बॉर्डर करती है, एंड नॉट जो नहीं करती वो है अर्मेनिया। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, अर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर हमें नहीं पता हो, एक बार भी अगर हमें इस चीज का आइडिया होगा तो हम ये आंसर कर लेंगे, बट अगर नहीं पता तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज रुपी इट्स करेंसी। रुपी काफी जगह, काफी कंट्रीज में रुपी करेंसी है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, भूटान, मलेशिया, मालदीव्स एंड सेचिलीज। सेचिलीज हमने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा कि कैसे वो करंट अफेयर्स में जो 2018 में एजम्पशन आइलैंड की वजह से न्यूज़ में था, तो वापस ऐसा सेचिलीज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन
हमारा फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर भी सिचिलीज है, लगता है कि भूटान आंसर होना चाहिए अगर हमें नॉलेज ना हो कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज रुपी इज इट्स करेंसी। तो आंसर इज सिचिलीज। सिचिलीज में जो रुपी है वो करेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। द रोलेट एक्ट अराउज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन एंड लेड टू द जलियांवाला बाग मसाकर। 1 साल 2 हफ्ते हुए हैं अभी, 100 years प्लस 2 weeks हुए हैं जलियांवाला बाग मसाकर हुए। तो दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड कर पाए, इवन हिस्ट्री के, कल्चर के, तो उसको जरूर अच्छे से रिवाइज करें। तो रोलेट एक्ट जो था, इट अराउज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन एंड लेड टू द जलियांवाला बाग मसाकर। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन हमारा नॉट करेक्ट पूछ रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था, जो फॉरवर्ड ब्लॉक था, इट वॉज अ लेफ्ट विंग nationalist party which emerged as a faction of INC। जब महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में 1939 में प्रेसिडेंटशिप ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर लड़ाई हुई, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जिसकी हेल्प से ही वांटेड टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। सो बेसिकली दोनों महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के मेन मोटिव यही था टू गेट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, बट मीन्स वर डिफरेंट। मेंस में अगर डिफरेंशिएशन आता भी है तो यही आएगा कि मीन्स वर डिफरेंट। दोनों के आइडियाज, दोनों की जो मेन अल्टीमेट मोटिव था वो सेम था, टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, दिस इज करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक। सी स्टेटमेंट क्या है, भगत सिंह वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन। HSRA जो था, इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। ये 1928 में जो फिरोज शाह कोटला है न्यू दिल्ली में, वहां पे फॉर्म की थी। किस किसने? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव एंड बाकियों ने मिलके, ठीक है। तो पहले इसका जो नाम था HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और एक मैनिफेस्टो था जिसका नाम था द रेवोल्यूशनरी। ये पब्लिश्ड मैनिफेस्टो था HSRA का, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि भगत सिंह वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ HSRA। दिस इज करेक्ट। HRSA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन। तो बोथ ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 4th स्टेटमेंट देखते हैं। इन 1931 द कांग्रेस सेशन एट कराची अपोज्ड गांधी इरविन पैक्ट। दिस इज इनकरेक्ट। जो गांधी इरविन पैक्ट था कराची सेशन में, इट वाज नॉट अपोज्ड, बल्कि इसको एंडोर्स किया गया था, इसको काफी अच्छे से बढ़ावा दिया गया था। सो द लास्ट स्टेटमेंट, दिस इज इनकरेक्ट एंड डी इज आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द पावर टू एनलार्ज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को क्वेश्चन पढ़ते हुए ही अंडरलाइन या मार्क कर लें। तो जो पावर्स है एनलार्ज करने की, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, वो किसके पास है? ऑप्शन है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट या फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ठीक है। तो आंसर इसका है पार्लियामेंट। ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवाइज अगर ना किया होगा तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो ये लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, बट रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है कि जो पार्लियामेंट है, इट ओनली हैज़ द पावर्स, नॉट द प्रेसिडेंट, नॉट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। जो एक तरीका है इसको याद करने का, वो यही है कि चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के
लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रन करना। अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही और ज़्यादा एनलार्ज कर पाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा एंड जुडिशरी के पास अनलिमिटेड पावर्स आ जाएंगी। सिमिलरली अगर प्रेसिडेंट के पास होगा तो इनडायरेक्टली ये कैबिनेट या हमारी गवर्नमेंट के पास पावर्स हो गई कि वो खुद बिना किसी मेजॉरिटी के पार्लियामेंट में अपनी पावर्स को यूटिलाइज करते हुए मिसयूज कर सकें और जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की बढ़ा दें। सो दिस इज ऑल्सो नॉट देयर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट की हेल्प से ही सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एनलार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्यों लिया, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं बड़े आराम से। जो हमारी नंदा देवी है, नंदा देवी पीक, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ, 4 ऑप्शंस हैं, असम हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज या फिर पंजाब हिमालयाज। काफ़ी रिसेंटली अप्रैल 2019 के हिंदू में एक आर्टिकल था जिसमें नंदा देवी पीक की बात की गई थी। कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल जो आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने काफ़ी डिफरेंट पीक्स को 7 डिफरेंट पीक्स को क्लाइम करके रिकॉर्ड बनाया था। तो ये न्यूज़ में थी एंड उसमें से एक जो पीक थी वो थी नंदा देवी पीक। सो नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो आंसर है कुमाऊं हिल्स, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कुमाऊं हिल्स जो हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? उत्तराखंड में। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में जो हमारे कुमाऊं हिमालयस हैं वहां पे नंदा देवी पीक जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Among the following cities, which one is at the highest altitude above the mean sea level? अब ऐसे क्वेश्चंस हमारे रिसेंटली पिछले 2-3 साल पहले भी आए हैं कि किसका लॉन्गिट्यूड हमारा सबसे पास है, किस सिटी के। दिल्ली ऑप्शन था, बेंगलोर ऑप्शन था, नागपुर था, पुणे था। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से कॉमन सेंस पे होते हैं। देखते हैं क्या हम ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या हम कुछ इस पे लॉजिक लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझते हैं। अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड अबव द मीन सी लेवल। जो हमारा ऑल्टीट्यूड है वो पूछा है, तो ऑप्शंस देखते हैं, बेंगलोर, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर। अब हो सकता है हमें इसके बारे में बिल्कुल आइडिया ना हो कि हमें मीन सी लेवल तो कभी देखा नहीं हमने सिटीज़ का, हमें तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। बट एक जो तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं और सोचें कि हमें बेंगलोर के वेदर के बारे में कोई आइडिया है, दिल्ली के वेदर के बारे में कोई आइडिया है, जोधपुर के वेदर के बारे में, नागपुर के वेदर के बारे में। क्योंकि जो ऑल्टीट्यूड है इट ऑल्टर्स द वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस। ठीक है, तो ये जो ऑल्टीट्यूड एक ऐसी चीज है, अगर हमें इतना पता है कि हमने जब अपने वेदर कंडीशंस को ऑल्टर करने के 5 रीजंस पढ़े थे उसमें से एक ऑल्टीट्यूड था, ये अगर हम इस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं और फिर अगर हम थोड़ा आइडिया लगाएं, ये डिराइव्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, डिराइव्ड है, थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड यहाँ पे इन्वॉल्व है एंड थोड़ा सा याद रखना भी ज़रूरी है एंड थोड़ा सा हमने जो इतना पढ़ा है उसको लिंक करना ज़रूरी है कि ऑल्टीट्यूड से हमारी वेदर कंडीशंस चेंज होती है। तो इनमें से कौन सी 4 सिटीज़ की जो वेदर कंडीशंस हैं उसके लैटिट्यूड के हिसाब से मैच नहीं कर रही। एक लैटिट्यूड पे जो एक सिटी लाई करती है उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर सीजन होता है, एक पर्टिकुलर वेदर होता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक ऐसी सिटी है विच इज़ एन आउटलायर, द सिटी इज़ बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर में काफ़ी ज़्यादा सुबह और शाम काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट मौसम होता है, ठंड होती है। सिमिलर जो है लैटिट्यूड पे हमारा चेन्नई भी लाई करता है, चेन्नई में काफ़ी गर्मी होती है एज कंपेयर टू बेंगलोर। हम बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं।
सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, ये जो है इट इज़ वेरी गुड फॉर द वेदर इज़ वेरी कंड्यूसिव फॉर द सर्विस सेक्टर। काफ़ी आईटी कंपनीज यहाँ पे इस्टेब्लिश भी है बिकॉज ऑफ द गुड वेदर कंडीशंस, और भी बहुत सारी कंडीशंस है, मीन्स में पूछा भी गया था, बट एक वन ऑफ द मेजर रीजंस इज द कंडीशन, द फेवरेबल वेदर, द फेवरेबल क्लाइमेट ऑफ बैंगलोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईटी सेक्टर इन बैंगलोर। तो इसका जो वन ऑफ द मेन रीजंस कि इसका जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड। थोड़ा सा डिराइव्ड क्वेश्चन है, अगर हम सोच पाए बहुत अच्छा है, वरना हम ऐसे क्वेश्चंस स्किप भी कर सकते हैं। जो इसका मीन सी लेवल है इट इज़ अराउंड 950 मीटर एंड बाकियों का 250 से 300 के बीच में बाकी 3 सिटीज़ का आता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये जो एक ऐसा क्वेश्चन है, एक तो ये क्या कहते हैं 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन हैं, थोड़ा और ज़्यादा डिफिकल्टी इसकी बढ़ जाती है एंड हमें मैप एग्जैक्टली हो सकता है याद ना भी हो। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखते हैं, लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन, पहले तो बहुत ध्यान से समझना है, लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है एंड ना कि लैटिट्यूड की। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में ही गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हमें ऐसी सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। द क्वेश्चन इज, द स्टेटमेंट इज सेइंग लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल। तो अगर तो हमने इन तीनों के बारे में अच्छे से मैप में याद किए गए हैं, अब तो इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि हम इंपॉर्टेंट सिटीज़ का भी ध्यान रखें कि कोई भी हमारी इंपॉर्टेंट सिटी जो है वो मिस ना हो। हमें रोज़ इस टाइम से लेके प्रीलिम्स तक 15 मिनट एटलीस्ट पॉलिटिकल मैप के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉलिटिकल मैप को देखेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखेंगे, तो ही हम जान पाएंगे ऐसे कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारे लिए तभी आसान होगा। ठीक है, तो हमारा जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड पूछा है कि लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर इज इन बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल। दिस इज इनकरेक्ट। जो हमारा इंदौर है यहाँ पे आता है ऐसे, भोपाल यहाँ आता है एंड उसके इधर हमारा जबलपुर आता है। तो अगर हमें इंपॉर्टेंट सिटीज़ हमने अपने मैप में मार्क की होगी, अपने एटलस में मार्क की होगी, उसके साथ बैठे होंगे हम, तो ही हम ये पता कर पाएंगे कि लॉन्गिट्यूड ऑफ ये जो है स्टेटमेंट दिस इज इनकरेक्ट। बाकी 2 स्टेटमेंट्स देखते हैं, लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ वडोदरा एंड पुणे, दिस इज करेक्ट। बैंगलोर इज सिचुएटेड मोर साउथवर्ड देन दिल्ली, ऑलमोस्ट सिमिलर लैटिट्यूड पे है बट थोड़ा सा साउथवर्ड है देन चेन्नई। तो ये नहीं है कि ये एग्जैक्ट याद होना बहुत ज़रूरी है या याद हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस को आई विल सजेस्ट कि अगर तीनों में से एक भी स्टेटमेंट नहीं आता तो तीनों को डिराइव करके मत कोशिश करें, स्किप कर दें। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप ईगो पे क्वेश्चन लेके कि मेरी तो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, मुझे तो आना ही चाहिए ये क्वेश्चन, उसको मार्क करें, बिल्कुल नहीं। ज़रूरी है कि आप कट ऑफ क्लियर करें। सारे क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं उनको मार्क करें। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये हाई रिस्क टेकिंग क्वेश्चन है, हाई रिस्क क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों में से अगर आपको कोई भी, मेरे को जैसे अगर मैं पहली बार पढ़ूँ तो कोई भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि लॉन्गिट्यूड किसका कहाँ पे है। अगर मेरा मैप वीक है तो मुझे नहीं पता होगा कि औरंगाबाद की लोकेशन वडोदरा एंड पुणे के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है। तो इवन सेकंड स्टेटमेंट डिफिकल्ट है। यस, बेंगलोर के बारे में थोड़ा आइडिया ज़रूर हो सकता है, काफ़ी कॉमन है बेंगलोर और चेन्नई का लैटिट्यूड, जब हम देखते हैं कि बेंगलोर थोड़ा सा साउथवर्ड है एज कम्पेयर टू चेन्नई। बट अगर आपको स्टेटमेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छी श्योरिटी है तो ही मार्क करें। तो आंसर इज 2 और 3। ठीक है, मैप के साथ 15 मिनट्स, एटलस के साथ आप बैठना शुरू करें। पॉलिटिकल एंड फिजिकल ऑफ इंडिया बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे मैप्स करने। पहले इंडिया का बहुत अच्छे से करें, उसके बाद वर्ल्ड पे जाएं। इंडिया रिलेटेड स्पेशली जो सारी मेजर सिटीज़ हैं, मेजर रिवर्स हैं, मेजर माउंटेन्स हैं, उसकी लोकेशन को अपने दिमाग में एक पिक्चर की तरह बिठा लें कि ये यहाँ पे है, ये वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, ये नॉर्थ टू साउथ अगर हम लगाएं साउथ के 5 हिल्स को तो वो ऐसे बनते हैं। अपना एक एक्रोनिम बना के याद करने की कोशिश करें तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिका एन एंशिएंट इंडियन बुक रिटन बाय शूद्राका। तो सबसे पहले तो अगर कल को क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग में आ जाता है और उसमें से एक स्टेटमेंट होती है कि मृच्छकटिका जो है हमारे शूद्राका ने लिखी थी, सो दिस इज करेक्ट। और उसका क्या पूछ रहा है, इट डील्स विद द आंसर इट
द आंसर इज द लव अफेयर ऑफ अ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ अ कोर्ट्सियन। तो मृच्छकटि का जो है वो इसके बारे में बात करता है। सो आंसर इज ए। तो यही था हमारा 2004 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अपने प्रीलिम्स की तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए। थैंक यू।